महाभोज मनु भंडारी। शिक्षा मंत्री त्रिलोचन सिंह रावत की कोठी, पर इस नाम से कम ही लोग जानते हैं इन्हें। सबके बीच तो लोचन भैया के नाम से जाने पहचाने जाते हैं। केवल नाम से ही लोचन नहीं, कुछ समय पहले सचमुच ही जनता के प्रिय लोचन हो गए थे। बात कोई बहुत पुरानी भी नहीं, मुश्किल से 4 साल पहले की है। उस समय सुकुल बाबू भी विधानसभा के सदस्य थे। तभी राजनीति में एक ऐसी मारक हवा चली जिसने बड़े बड़े राजनेताओं की रीढ़ को नीचे खींचकर दुम में बदल दिया था, जो अपने से ऊपर वाले के सामने केवल हिलती रहती थी। ढोल पीटने और दुहाई देने के लिए तो जरूर प्रजातंत्र था, पर उसकी असलियत यह है कि प्रजा बिल्कुल बेमानी और तंत्र मुट्ठी भर लोगों की मनमानी। ऐसे समय में लोचन बाबू सुकुल बाबू के विरोध में खम ठोक कर खड़े हो गए। अपनी रीढ़ पर खड़े होने की कीमत तो चुकानी ही थी, चुकाई भी। पर उस दिन से वे जनता के प्रिय लोचन भैया बनकर रह गए। मुकद्दर के सिकंदर निकले कि चुकाई कीमत को भरपूर वसूलने का मौका भी आ खड़ा हुआ तुरंत फुरत। मौका आते ही जनता ने प्रिय लोचन भैया को भारी बहुमत से जिताकर वापस विधानसभा में बिठाया बाइज्जत। अपने प्यार को सबूत दे दिया जनता ने। अब तो लोचन भैया को वफादारी निभानी है। बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी, लंबे चौड़े आश्वासन दिए थे, और अब अपना ही कहा हर शब्द चुनौती बनकर खड़ा है उनके अपने सामने। कतराना कतई नहीं चाहते इस चुनौती से, पर डटकर सामना कर सकें इस स्थिति में भी अपने को नहीं पा रहे। जिस दिन हरिजन बस्ती में आग लगी, उस दिन से यह कोठी भी एक तरह से सुलग ही रही है। कोठी नहीं कहना चाहिए, लोचन भैया का मन सुलग रहा है। सरोहा चुनाव के लिए सुकुल बाबू के वजन के जितने भी नाम प्रस्तावित हुए, उन सबको धराशायी करके जिस बेशर्मी और ढिठाई के साथ 2 कौड़ी की औकात वाले लखन को खड़ा किया गया, उसने उस आग को और भी भड़का दिया। लेकिन बिसु की मौत से तो एकदम लपटें उठने लगी हैं उनके मन में। आत्मा के साथ बलात्कार करने की व्यथा क्या होती है, यह इन दिनों में ही जाना है लोचन भैया ने। देश की गरीब जनता के प्रति पूरी तरह से समर्पित उनका व्यक्तित्व उनके अपने लिए एक भारी समस्या बन गया है। बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब तिल भर भी और नहीं वाली मुद्रा अपनाए घूम रही हैं पिछले हफ्ते से। केवल लोचन भैया ही नहीं, दास साहब के मंत्रिमंडल से और भी अनेक विधायक असंतुष्ट हैं, और असंतोष के अपने अपने कारण भी हैं। वैसे ईमानदारी की बात तो यह है कि असंतोष का सिलसिला तो मंत्रिमंडल बनने के पहले दिन से ही शुरू हो गया था, पर उस समय परिस्थिति की मांग कुछ ऐसी थी कि सबने अपने अपने चेहरों पर स्नेह, सद्भावना, संतोष और एकता के मुखौटे चढ़ा लिए थे कसकर, और आदर्शों के लबादे ओढ़ लिए थे। असंतोष भीतर अपने लिए और बाकी सब बातें बाहर दूसरों के लिए। पर घटनाएं कुछ इस तरह घटती रहीं कि मुखौटों पर दरारें पड़ने लगी और लबादों के चिथड़े बिखरने लगे। बिसु की मौत ने तो जैसे चकनाचूर ही कर दिया इन मुखौटों को। इतने दिनों से भीतर ही भीतर कसमसाते सबके असली चेहरे निकल आए हैं अपने पूरे नंगेपन के साथ, असंतोष से पुते हुए और कुछ भी कर गुजरने को तत्पर। कल रात को 2 बजे तक इन्हीं नंगे असंतुष्ट चेहरों की ऐसी आवाजाही मची रही है इस कोठी में कि लगा कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण घटने जा रहा है। और अब सचमुच घटाकर ही रहेंगे लोचन भैया। उनके भीतर 5 साल पुराना लोचन जाग उठा है इस समय। रात भर जागने की थकान जरूर है चेहरे पर शरीर में स्थिरता कहीं नहीं। अंग प्रत्यंग चुस्त दुरुस्त मोर्चा लेने को तैयार। पार्टी अध्यक्ष सदाशिव अत्रे की, जिन्हें लोग अप्पा साहब कहते हैं, प्रतीक्षा में बैठे हैं। सवेरे लोचन बाबू ने मिलने के लिए समय मांगा तो अप्पा साहब ने बताया कि वे इधर ही आ रहे हैं किसी काम से, और ठीक 9 बजे खुद ही पहुंच जाएंगे। कहा है तो जरूर पहुंचेंगे और 9 बजे ही पहुंचेंगे। कुछ ऐसी विपरीत स्थितियों में जीवन जिया है अप्पा साहब ने कि बात के तो पाबंद नहीं हो सके चाहकर भी, पर समय की पाबंदी का यह हाल कि लोग चाहें तो घड़ी मिला लें उनके आने जाने से।
ठीक 9 बजे प्रकट हुए अप्पा साहब। कल्फ स्त्री से चुस्त दुरुस्त शुभ्र वर्णी खादी की पोशाक और गांधी टोपी शरीर के एक अविच्छिन्न अंग की तरह हमेशा सिर से चिपकी रहती है यह टोपी। शायद ही कभी किसी ने नंगे सिर देखा हो अप्पा साहब को। छड़ी लेकर चलते हैं, उम्र के कारण नहीं, बाएं पैर में हल्की सी लंगड़ाहट है। 42 के आंदोलन में मिला हुआ तमगा। बड़े गर्व से परिचय देते हैं अपनी इस टांग का और एकाएक अपनी पीढ़ी की प्रशस्ति में एक दो वाक्य उछाल देते हैं। हमारी पीढ़ी ने तो केवल त्याग करना ही जाना था, आकांक्षा अपेक्षा तो कुछ रखी नहीं कभी। और आज की पीढ़ी त्याग करेंगे कन भर का और बदले में चाहेंगे मन भर का। बात ठीक भी है। अप्पा साहब की पीढ़ी के उन लोगों के लिए तो 100% ठीक है जो त्याग करते करते ही एक दिन चोला समेटकर शहीद हो गए। जो बच गए वे बेचारे क्या करें, इस कलजुगी हवा के आगे मजबूर। लोचन बाबू ने बढ़कर बिना जरूरत के हाथ का हल्का सा सहारा देकर सोफे पर बिठाया अप्पा साहब को, शायद आदर भरी आत्मीयता दिखाने के लिए। रात बड़ी देर तक बैठक होती रही तुम्हारे यहाँ, बहुत उखाड़ पछाड़ वाली बैठक। एक पैर उठाकर सोफे पर रखते हुए कुछ इस तरह कहा अप्पा साहब ने कि पता नहीं लग सका कि यह प्रश्न था या आरोप। पर बात सीधे शुरू की उन्होंने। फालतू की भूमिका में जाया करने के लिए न समय है उनके पास, न शायद धैर्य। हाँ, उसी सिलसिले में मैं मिलना चाह रहा था आपसे। फिर एक क्षण रुके लोचन बाबू, मानो अगला वाक्य कहने से पहले जैसे तोल रही हो। कल अंतिम रूप से निर्णय लिया गया है कि अब हम लोग एक दिन के लिए भी इस मंत्रिमंडल का हिस्सा बनकर नहीं रहेंगे। स्थितियों को और अधिक बर्दाश्त करना अब संभव नहीं। अपनी बात की प्रतिक्रिया देखने के लिए अप्पा साहब के चेहरे को गौर से देखा, फिर अपनी बात पूरी कर दी। और दा साहब का मंत्रिमंडल भी नहीं रह सकेगा। हम लोग कौन? चेहरे पर बिना किसी तरह का विकार लाए सीधा सा प्रश्न पूछा अप्पा साहब ने। जैसे आप जानते ही ना हो। खैर, नाम तो बाद में भी मालूम होते रहेंगे, अभी संख्या जानना काफी होगा आपके लिए। पार्टी के 140 सदस्यों में से 85 सदस्य हैं हमारे साथ, स्पष्ट बहुमत। और तुम नेतृत्व कर रहे हो उनका। इस बार स्वर में सीधा आरोप था और आरोप में अध्यक्ष पद के रोब की अनुगूंज। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सरेआम जिस तरह की जुल्म और ज्यादतियां हो रही हैं, उन सबके साझीदार हम भी, लानत है हम पर। आवेश के मारे लोचन बाबू का चेहरा तमतमाने लगा। अत्याचारी को संरक्षण दो और पीड़ितों को कुचलो, यही थे हमारे आदर्श, हमारे सिद्धांत जिन्हें लेकर हम चले थे। स्वर में जैसे चुनौती भरी हुई है लोचन बाबू के। सिद्धांतों और आदर्शों में तो यह भी नहीं था कि हम अपने व्यक्तिगत स्वार्थ और हित को पार्टी की एकता और उसके हित से ऊपर रखेंगे। बात बेहद ठंडे लहजे में ही कही थी, पर लोचन बाबू एकदम भुन गए। तमक कर पूछा, कौन देख रहा है अपना स्वार्थ? गरीब तबकों के हित की बात करना अपने हित की बात करना है, जातिवाद का विरोध करना अपना स्वार्थ है। मुख्यमंत्री बनने का आश्वासन मिला है। स्वर में आक्रोश नहीं, पर चीर देने वाले व्यंग का पैनापन जरूर है। क्षण भर को तिलमिला गए लोचन बाबू, लेकिन तुरंत ही अपने पर जब्त कर लिया उन्होंने। यह अतिरिक्त आवेश कहीं उनकी अपनी कमजोरी का प्रमाण न बन जाए। भरसक अपने को तनाव मुक्त करके सहज बनाया लोचन बाबू ने। फिर चेहरे पर एक बहुत ही महीन किस्म की अभिजात्य में लिपटी व्यंग्यात्मक मुस्कान पोती और बोले, अधिकतर समय दा साहब के उठने बैठने के कारण इस नतीजे पर पहुंचे आप, तो कोई आश्चर्य नहीं। तभी लोचन बाबू की बिटिया चाय लेकर आ गई। कप थामने के साथ बिटिया को बड़े स्नेह से बांह से बांधकर अपने पास बिठाया अप्पा साहब ने। अरे, तू तो बहुत जल्दी जल्दी बड़ी हो रही है सोना। अच्छा है, जल्दी से बड़ी हो जा और अपने बाबूजी को कंट्रोल में करना शुरू कर दे, बहुत फन फन आते रहते हैं। और एक बुजुर्गाना हंसी।
सोना बिना कुछ जवाब दिए अप्पा साहब की गिरफ्त से छूटकर भागी और भीतर गायब हो गई। इस वाक्य से बातचीत में जो एक हल्का फुल्कापन आया था, सोना के साथ भी वह गायब हो गया। अपने अपने कपों से चाय की चुस्कियां लेते दोनों एक दूसरे के बोलने की प्रतीक्षा करते रहे। चाय का अंतिम घूंट समाप्त करके कप एक ओर सरकाया अप्पा साहब ने और रुमाल निकालकर हल्के से होठों से छुआकर उसे वापस जेब के हवाले किया। इसके बाद बात को बिल्कुल दूसरे सिरे से पकड़ा। बात का केवल सिरा ही नहीं बदला था, अप्पा साहब का स्वर, तेवर और लहजा भी एकदम बदला हुआ था। देखो लोचन, तुम सब लोगों के असंतोष की बात तो उठती ही रहती है, बल्कि कहूं कि हर दूसरे तीसरे दिन ही उठती रहती है। बहुत गलत भी नहीं कहता मैं तुम लोगों को। तुम क्या सोचते हो, मेरे अपने मन में असंतोष नहीं है? जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से हो रहा है, बहुत खुश हूं मैं उससे। और सचमुच ही असंतोष और दुख की हल्की सी छाया उभर आई अप्पा साहब के चेहरे पर। गलत बातें हुई हैं और गलत बातें सभी को असंतुष्ट करती हैं, पर यह मत भूलो कि हम एक ऐसे चौराहे पर खड़े हैं जहां से बिना दुविधा के कोई रास्ता चुन पाना संभव नहीं है। एक क्षण चुप रहकर फिर अप्पा साहब ने अपनी बात आगे बढ़ाई। जानते हो, इस समय तुम लोगों के आपसी मतभेद उभर कर सामने आए या कि मंत्रिमंडल गिराया जाए तो सरोहा चुनाव पर क्या असर पड़ेगा उसका? बात केवल एक सीट की नहीं, सुकुल बाबू के आने की है। उनकी जीत हमारी नालायकी का डंका पीट ऐसा ऐलान होगा कि पार्टी के लिए अच्छा होगा यह, या उसके हित में होगा। क्या इमेज बनेगी उसकी, जरा ठंडे दिमाग से सोचकर देखो। लेकिन ठंडे दिमाग से सोचते कैसे? लोचन बाबू का दिमाग तो इस समय भट्टी बना हुआ था, सो अप्पा साहब की इतनी महत्वपूर्ण बात भी उसमें भुनकर राख हो गई। उनके उठाए प्रश्नों को मन में उतारने की बजाय लोचन बाबू ने अपनी तरफ से उसी तर्ज का एक प्रश्न जड़ दिया। मजदूरों को सरकारी रेट पर मजदूरी न मिलना, आदमियों को जिंदा जला दिया जाना, दिन ब दिन बढ़ते अत्याचार, असुरक्षा, बिसु की मौत, इन सब से तो चार चांद लग रहे हैं ना पार्टी की इमेज पर। पार्टी का ही ध्यान रह गया है आज। आवेश है कि रह रहकर उभर ही आता है लोचन बाबू के स्वर में। क्या करें, उनकी व्यक्तित्व की बनावट ही ऐसी है। तनिक भी आहत नहीं हुए अप्पा साहब इस आवेश से। पार्टी की सुरक्षा और सुनाम दोनों को बनाए रखना उनका दायित्व है और वे काफी सचेत भी हैं अपने दायित्व के प्रति। हाँ, प्रतिष्ठा पर ठेस तो लगी ही है इन सब बातों से, और अब जो थोड़ी बहुत प्रतिष्ठा बची है उसे तुम मटियामेट कर दो। एक बड़ी सी असहाय सी कातरता उभर आई उनके चेहरे पर। जनता के अनंत विश्वास, प्यार और सद्भावनापूर्ण समर्थन के मजबूत पायों पर खड़े होकर भी हमारी पार्टी की उम्र जुम्मा जुम्मा 8 दिन बस। और इस विडंबना पर उन्होंने कंधे उचकाकर हाथ झटक दिए। लगता है आप लोग इस बात को तो शायद भूल ही गए हैं कि दा साहब के व्यक्तित्व से परे भी पार्टी का कोई अस्तित्व है। लोचन बाबू के स्वर में आरोप स्पष्ट था और क्षण भर को सकपका भी गए अप्पा साहब, पर फिर बात को संभालते हुए बोले, तुम गलत समझ रहे हो। मेरा मतलब केवल इतना ही था कि सुकुल बाबू का आना पूरी पार्टी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, इसे मत भूलो। पार्टी पार्टी पार्टी, जैसे पार्टी के अस्तित्व को बनाए रखना ही हमारा लक्ष्य हो गया है। इस पार्टी के माध्यम से हमने कुछ बहुत बड़ी बड़ी बातें और दावे भी तो किए थे, क्या हुआ उन सब का? अपनी कही बातें न कर पाने का क्षोभ साफ झलक रहा है लोचन बाबू के चेहरे पर भी, उनके स्वर में भी। पर अप्पा साहब पर कोई खास असर नहीं हुआ उस क्षोभ का। बड़े सहज स्वर में बोले, होता है कभी ऐसा भी। मंजिल तक पहुंचने के लिए हम सड़क बनाते हैं, पर जब सड़क बन रही होती है उस समय वही हमारा लक्ष्य होती है, वही हमारा केंद्र। मंजिल पर पहुंचने का माध्यम तो वह बनने के बाद ही बनती है। अपनी इस उपमा की सटीकता पर वे खुद ही गदगद हो गए।
लगा जैसे भीतर उठते हुए सारे प्रश्नों का समाधान भी उन्हें मिल गया। पर लोचन बाबू ने एक वाक्य में ही चाक कर दिया उनके सारे सोच को। जो सड़क रोज 1 गज बनती है और 2 गज खुदती है, उसके पूरे होने की बात क्या आप सचमुच विश्वास करते हैं? आप भ्रम में रहना चाहते हैं, जरूर रहें, पर अब यह दोहरी जिंदगी जीना मेरे बस की बात नहीं। मानो अंतिम फैसला सुना दिया लोचन बाबू ने। अप्पा साहब बोले नहीं कुछ, बस एकटक लोचन बाबू का चेहरा देखते रहे, मानो अपनी नजरों से ही लोचन बाबू के निर्णय का वजन तोल रहे हों। तभी फोन की घंटी बजी। लोचन बाबू ने जरा सा झुककर रिसीवर उठाया और बिना पूरी तरह यह सुने कि फोन किसका है, घंटे भर बाद फोन करने का आदेश देकर रिसीवर रख दिया। हम चाहते हैं कि विधायक दल की बैठक बुलाकर जल्दी से जल्दी शक्ति परीक्षण की तारीख तय कर दें आप। यह अनुरोध था, आग्रह था या आदेश, समझ पाना मुश्किल था। दा साहब भी विधायक दल की बैठक बुलाने का आग्रह कर रहे हैं, कुछ मंत्रियों को बर्खास्त करना चाहते हैं। इतने विरोध के साथ काम करना मुश्किल हो रहा है उनके लिए। अपनी बात की प्रतिक्रिया देखने के लिए एक उड़ती सी नजर डाली उन्होंने लोचन के चेहरे पर। मैं ही रोके हुए हूं, कम से कम चुनाव तक ये आपसी मतभेद दूर ही रखे जाएं तो बेहतर होगा। अध्यक्ष के नाते अभी मैं केवल यही कह सकता हूं कि इस समय एकजुट होकर हमें चुनाव अभियान में लग जाना चाहिए। लखन के लिए होठों पर व्यंग और विद्रूप भरी मुस्कान उभर आई लोचन बाबू के। नहीं, पार्टी के लिए। भीतरी मतभेद और आपसी कटुता को अब आप इन बाहरी कारणों से दबा नहीं पाएंगे। दबाना उचित भी नहीं है। हम 5 मंत्री अभी अपना त्यागपत्र देने जा रहे हैं और इस बार पार्टी और एकता की आड़ लेकर आप हमें निर्णय से डिगा नहीं पाएंगे। सारी बात का उपसंहार करते हुए अंतिम बात कह दी लोचन बाबू ने। अप्पा साहब लोचन के चेहरे को देखते रहे, फिर उन्होंने झुककर अपनी छड़ी उठाई और दोनों हाथों से पकड़कर उसे यूं ही जमीन पर ठोकते हुए बोले, तुम जिस दिन लोगों के भरोसे त्यागपत्र देने जा रहे हो, उन पर विश्वास कर सकते हो इतना कि और ज्यादा प्रलोभन मिलने पर भी वे तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। फेंस पर बैठकर हर दिन अपना मोल भाव करने वाले लोगों के बूते पर तुम यह निर्णय ले रहे हो। मुझे डर है तुम्हें कहीं मुंह की ना खानी पड़े। अप्पा साहब ने जैसे अपने अनुभव की निचोड़ से लोचन बाबू को एक बार और आगाह करना चाहा। मैंने ना किसी को प्रलोभन दिया है, ना खरीदा है। अपने सिद्धांतों के प्रति जिनके मन में जरा सी भी निष्ठा बाकी बची रह गई है, वे खुद ब खुद एक होकर आ गए हमारी तरफ। सिद्धांत? हल्के से हंसे अप्पा साहब, फिर समझाते हुए बोले, देखो, विरोधी पार्टी के लोग बिसु की मौत को एक राजनीतिक हथकंडा बनाएं, यह तो समझ में आता है, पर बात अधूरी छोड़ दी अप्पा साहब ने और छड़ी पर अपने शरीर का सारा वजन डालकर उठ खड़े हुए। लोचन बाबू भी खड़े हो गए तो अप्पा साहब ने खुद अपना एक हाथ बढ़ाकर उनके कंधे पर टिका दिया। तुम्हारी रात वाली मीटिंग को लेकर सवेरे दिल्ली से बात हुई थी। इस महत्वपूर्ण चुनाव के मौके पर तुम्हारे इस आचरण का काफी रोष है वहां। ना चाहते हुए भी मुझे कोई सख्त कदम उठाने को मजबूर किया गया तो। धीरे धीरे चलते हुए ही उन्होंने यह संकेत दे दिया लोचन बाबू को। कतई विचलित नहीं हुए लोचन बाबू, केवल इतना ही कहा, बहुत महंगा पड़ेगा। बढ़ता हुआ कदम थम गया अप्पा साहब का। बहुत ही पैनी नजर डाली उन्होंने लोचन बाबू के चेहरे पर, मानो भीतर तक डूबकर इस बात का असली मतलब जानना चाहते हों। लेकिन लोचन बाबू के चेहरे पर किसी तरह का कोई भाव नहीं था। अपनी नजर के पैनेपन को बरकरार रखते हुए आखिर वह प्रश्न पूछ ही डाला अप्पा साहब ने, जिसे वे इतनी देर से टालते आ रहे थे। सुकुल बाबू के साथ ही कोई समझौता हो रहा है ना? सुना है चुनाव में गुप्त रूप से तुम सुकुल बाबू का काम कर रहे हो। इस बार ठहाका लगाकर हंसे लोचन बाबू। हंसी थमी तो केवल इतना ही कहा, लगता है सारा ध्यान अपने गुप्तचर विभाग पर ही केंद्रित कर रखा है दा साहब ने।
शायद इसलिए गृह मंत्रालय भी खुद ही दबाकर बैठे हैं, किसी और को नहीं देते। खैर, कम से कम इस विभाग की अतिरिक्त सजगता सक्रियता के लिए तो उन्हें बधाई देनी ही चाहिए। ड्राइवर ने तपाक से फाटक खोला और हाथ का सहारा देकर लोचन बाबू ने भीतर बैठाया अप्पा साहब को। लोचन बाबू की इस अप्रत्याशित हंसी और उनके कहे हुए वाक्य ने पश्चाताप मिला असमंजस बिखेर दिया अप्पा साहब के चेहरे पर। शायद यह बात उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। वे खुद भी नहीं विश्वास कर पाए थे इस बात पर। लोचन बाबू गाड़ी का फाटक बंद करने लगे तो अप्पा साहब ने बीच में ही रोक दिया। बड़े आग्रह के हाथ पकड़कर भीतर की ओर खींचते हुए कहा, 2 मिनट के लिए बैठो जरा। बैठे नहीं लोचन बाबू, खड़े खड़े ही पूछा, कहिए। लोचन के हाथ को अपने हाथ से सहलाते हुए बड़े स्नेह और याचना भरे स्वर में कहा अप्पा साहब ने, देखो, इस पार्टी को बनाने में तुम्हारा बहुत सहयोग रहा है और मैं जानता हूं कि इस पार्टी में आस्था है तुम्हारी, बल्कि कहूं तो मोह है तुम्हें। अपनी बनाई चीज से होता ही है, इसलिए कह रहा हूं कि अपने इस निर्णय को थोड़े समय के लिए स्थगित ही रखो। चुनाव के बाद जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। निश्चय दा साहब को एक नए सिरे से अपने विधायकों का विश्वास प्राप्त करना है। रुके अप्पा साहब, सोच रहे थे कि तुरंत ही उलटकर जवाब थमाएगा लोचन, पर लोचन बाबू कुछ नहीं बोले। सामने गाड़ी के शीशे के पार ही कुछ देखते रहे। थोड़ा और हौसला बढ़ा अप्पा साहब का। बात केवल मंत्रिमंडल के टूटने तक की ही होती तो मैं कभी इतना आग्रह करने नहीं आता तुम्हारे पास, लेकिन इस समय नासमझी में उठाया गया तुम्हारा कदम पूरी पार्टी को ही ले डूबेगा। मुझे विश्वास है कि कम से कम तुम पार्टी के साथ ऐसा। बात अधूरी छोड़ दी अप्पा साहब ने। लोचन बाबू ने नजर घुमाकर अप्पा साहब के चेहरे की ओर देखा और देखते ही रहे। फिर बहुत ही सहज स्वर में पूछा, अपने प्रति आपके इस विश्वास को सच मानूं या कि 2 मिनट पहले ही व्यक्त किए गए अविश्वास को? केवल इतना सच मानो कि आज हम सब बहुत बहुत अवश्य हो उठे हैं अपने आप से, अपने आसपास से, अपने ऊपर से। और एकाएक अप्पा साहब का स्वर किसी गहरी मजबूरी के कारण भीग सा उठा। उन्होंने जल्दी से लोचन बाबू का हाथ छोड़ा और फाटक बंद करके गाड़ी चलाने का आदेश दे दिया। गाड़ी की घड़घड़ाहट के बीच एक वाक्य और कहा, फोन करूंगा। गाड़ी चली गई और निष्प्रभ से लोचन बाबू जहां के तहां खड़े रह गए। अप्पा साहब के अनेक तेवर उन्होंने देखे हैं, आक्रोश के, आरोप के, व्यंग के, काइयापन के, पर यह तेवर एकाएक इसे नाम नहीं देते बना कुछ। पर इतना जरूर महसूस किया कि किसी गहरी असहायता में भीगा अप्पा साहब का यह स्वर उनकी अपनी ही किसी दुखती रग को छू गया। पिछले 3 महीनों से क्या वे खुद अपने को किसी ऐसी ही मजबूरी में घिरा नहीं पा रहे? चाहते कुछ हैं, करते कुछ, एक दोहरी जिंदगी जीने की लाचारी, लेकिन नहीं, अब और नहीं। स्वास्थ्य मंत्री राव और विकास मंत्री चौधरी ने बड़े ध्यान से अप्पा साहब और लोचन बाबू के बीच हुई बातचीत का एक एक शब्द सुना। मंत्रिमंडल घिराव अभियान में दोनों दाएं बाएं हाथ बने हुए हैं लोचन बाबू के। व्यक्तित्व में चाहे कोई साम्य नहीं है, पर इस समय एक ही जमीन पर खड़े हैं, इसलिए कहीं बहुत निकट हैं। अंतिम बात सुनने के बाद सीधे ही पूछा राव ने, तो आपका इरादा कुछ डगमगा तो नहीं रहा लोचन भैया? नहीं नहीं। हाँ, अब ज्यादा सोच विचार में मत पड़िए। आगजनी वाली घटना के बाद ही हम लोग अड़ गए होते तो सरोहा चुनाव में आज हमारा आदमी खड़ा होता, पर हर बार हमें दबा दिया गया और हम दब गए। कभी अनुशासन के नाम पर तो कभी पार्टी की एकता के नाम पर, कभी अप्पा साहब के घुटने के नीचे तो कभी दिल्ली के अंगूठे के नीचे। लेकिन इस बार चुके तो बस चुके। बीच में ही बात लपक ली चौधरी ने। यही सही मौका है। जिस तरह की घटनाएं घटी है उससे साख तो गिरी है दा साहब की सबकी नजरों में। अभी हम अपने असंतोष की बात करते हैं तो उससे वजन मिलेगा। कल को सरोहा चुनाव जीत गए तो साख फिर बुलंदी पर और हमारा असंतोष बेबुनियाद। जहां पल में तोला पल में माशा वाली स्थिति हो वहां ज्यादा सोच विचार में पड़ना ही नहीं चाहिए। आप ज्ञापन का मसविदा तैयार कीजिए।
इन दोनों की बातों से लोचन बाबू के मन में उभर आए दुविधा द्वंद अपने आप बह गए। उत्साह में भरकर उन्होंने कहा, ठीक है, मसविदा तैयार कर लेते हैं हम, और अधिक से अधिक लोगों के हस्ताक्षर करवाकर दे देते हैं अप्पा साहब को। इस बार सोच का पुट राव के स्वर में था, लेकिन बहुत प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी उसे बाहर आने में। सीधे ही राव ने पूछा, ज्ञापन देने से पहले हम लोग आपस में कुछ बातचीत कर ले तो क्या ज्यादा अच्छा नहीं होगा? बहुत साफ बातचीत, बिना किसी लाग लपेट के। और उसकी मंजरी आंखों में एक स्पष्ट सी धूर्तता उभर आई। राव का मतलब समझने में देर नहीं लगी, और ना ही उन्होंने नासमझ बनने की कोशिश की। केवल इतना ही कहा, ये सब बातें तो बाद में भी हो सकती है, पहले बहुमत तो प्राप्त कर लो। लोचन बाबू की आवाज की सख्ती और सर्दी का कोई खास असर नहीं पड़ा राव पर। बेझिझक होकर कहा उसने, बहुमत प्राप्त कहां से होगा? हवा में तलवार भांजने को कौन तैयार होगा भला? 5 मंत्री त्यागपत्र देने को तैयार हुए हैं, आखिर किस आधार पर? क्यों? दास साहब की नीतियों से असहमति के कारण? जोर से हंसा राव, मानो कोई बहुत ही मजेदार बात कह दी हो लोचन बाबू ने। जब हंसी थमी तो अपनी मंजरी आंखों को लोचन बाबू के चेहरे पर टिकाकर बोला, यहाँ आप जनता के सामने नहीं बोल रहे लोचन भैया, बलि चढ़ाए जाने वाले 2 बकरों के सामने बोल रहे हैं। घास पात की कुछ व्यवस्था तो करेंगे या नहीं? अनायास ही लोचन भैया के मन में अप्पा साहब का कहा हुआ वाक्य कौंध गया। हर दिन अपना मोल भाव करने वाले लोगों के बूते पर तुम यह निर्णय ले रहे हो। और क्षण भर पहले उमड़े जोश पर फिर से ठंडे छींटे पड़ गए। लगता है आप लोग सारा हिसाब किताब करके ही आए हैं, तो फिर अपनी कीमत भी बता दीजिए। बात में नहीं, पर कहने के लहजे में भीतर तक काट देने वाली व्यंग की धार जरूर थी। मगर राजनीति में रहकर जिनकी खाल गेंडे की तरह हो गई हो, वे कटते नहीं इतनी आसानी से। करके तो नहीं आए, पर करने जरूर आए हैं। स्वर में कहीं भी न संकोच था न दुविधा। राव की हर बात पर चौधरी की गर्दन जिस तरह हिल रही थी, उससे साफ लग रहा था कि दोनों अपनी अपनी गोटियां बिठा चुके हैं। मैं कौन होता हूं घास पात डालने वाला? क्षोभ भरी कातरता उभर आई लोचन बाबू के स्वर में। बस आपकी इस तरह की बातें ही मन में शंका जगा देती है लोचन भैया। अब कौन नहीं जानता कि असंतुष्टों में आपके समर्थकों की संख्या सबसे अधिक है। बागडोर आपके हाथ में रहेगी, घास पात कोई दूसरा डालने आएगा। राव की इस बात से मन एकदम खिंच आया लोचन बाबू का। फिर भी अपने को जब्त करके इतना ही कहा, शाम को तो सब लोग मिल ही रहे हैं, आप लोग जो चाहें जैसा चाहें तय कर लीजिए, मुझे बहुत बड़ी बाधा नहीं पाएंगे उसमें। आवाज में कुछ ऐसी उदासीनता थी सारे प्रसंग के प्रति कि राव और चौधरी असमंजस में पड़े टुकुर टुकुर मुंह ही देखते रहे एक दूसरे का। फिर सारी बात को निहायत ही हल्के फुल्के स्तर पर ले जाकर कहा राव ने, ठीक है, हम आपके हुक्म के गुलाम हैं लोचन भैया। आप ज्ञापन तैयार कीजिए, हम हस्ताक्षर करेंगे और करवाएंगे। और अंत में चलने से पहले राव ने विजेता की मुद्रा में कहा, राव या तो किसी काम को हाथ में लेता नहीं, और लेता है तो फिर किनारे लगाकर ही छोड़ता है। समझ लीजिए कि बिसु की यह मौत दा साहब के मंत्रिमंडल की मौत बनकर ही रहेगी अब। अपनी इस घोषणा से लोचन बाबू के मन में अपने कीमती होने का पूरा पूरा एहसास जगाकर चले गए वे दोनों। पर लोचन बाबू हैं कि मंत्रिमंडल की मृत्यु की घोषणा से पुलकित हो रहे हैं, न राव चौधरी की कीमत से चमत्कृत। एक ही प्रश्न है जो उन्हें तरह तरह से मत रहा है, यह सब वे किस लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्या इसी परिवर्तन के लिए सुकुल बाबू की पार्टी और विधानसभा छोड़ी थी उन्होंने? इसी क्रांति का सपना देखा था? और क्या इसी टुच्चेपन की सौदेबाजी के लिए मंत्रिमंडल गिराने की बात सोच रहे हैं वे? नाम, चेहरे, लेबुल भले ही अलग अलग हो, पर अलगाव है कहाँ? सुकुल बाबू, दा साहब, राव चौधरी, तब